हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी व्हील्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, अपन ने जो पढ़ रहे थे, हम 12th का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे एसी पे। नया चैप्टर अपने स्टार्ट करना। अपने लास्ट टाइम में पढ़ा था ईएमआई के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? ईएमआई के बारे में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नया एसी के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर और छोटा सा है। यानी अगर देखा जाए कि बहुत आसानी से करे, अगर मतलब नॉर्मल भी करे तो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ना, और आराम से करे तो 3-3.5 घंटे में ना ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। एसी की अपन खास बात करते हैं कि सब एसी के बारे में अपन को स्टडी करना है कि एसी क्या चीज़ होता है ना। तो एसी के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आता हूँ वापस ईएमआई पे। देखो, ईएमआई में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि सब ऐसे हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लिया। मैंने एसी में पढ़ाया था इस बात को बेटा। ये एसी में कोई मैग्नेटिक फील्ड लिया और इसको मैंने एक लूप रख दिया। क्या रख दिया बेटा जी? एक लूप रख दिया। इस लूप को इसके अबाउट में रोटेट किया। ये भी अंदर की तरफ था, ये भी कैसे था? अरे अंदर की तरफ था। तो सब इसके लिए अपन चर्चा करें तो मैंने आपको क्या खास बात बताई थी कि सब इसके लिए अगर रेडियस आर है तो इसके लिए फाई बताओ कितना लिखेंगे? फाई लिखेंगे बी इंटू ए इंटू कोस ओमेगा टी। अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया? क्या इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी माइनस का, तो वो किसके बराबर आएगा रे? क्या ईएमएफ के बराबर आएगा? दिस इज इक्वल्स टू बी ए। कोस का क्या होता है? माइनस का। नहीं चमका यार, क्या माइनस का साइन होता है क्या? तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे नहीं चमका यार, क्या तुम्हारे पास एक इक्वेशन मिल गई कि ई बराबर बी इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं जनरल कोई फाई भी लिख देता हूँ। मान लो पहले से कोई एंगल था हमारा फाई भी साथ में, फेज जो है हमारा इनिशियल, क्या ये चमका रे? अरे क्या इसको तुम ये लिख सकते हो? ई बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या यहाँ पर ये देखा जाए, क्या देखा जाए बेटा? क्या दिस इज द पीक वैल्यू? ये क्या कहलाती है? हमारी पीक वैल्यू कहलाती है। क्या ये जो फंक्शन है हमारा, क्या ये साइन का फंक्शन है रे? अरे नहीं चमका यार। अरे किसका फंक्शन है ये? ओ हो कि या साहब ये तो साइन का फंक्शन है। अगर ये साइन का फंक्शन है तो क्या एक बात बता, अगर मैं कह दूं इसके लिए आर ओम इज द रेजिस्टेंस, देन वी कैन राइट द करंट आई बराबर वी बाई। अरे नहीं चमका यार, आई बराबर क्या वी बाई आर होता है रे? ई टी बाई आर। दिस इज ई टी। ई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। क्या समय के रूप में निकाल लिया हमने? अरे हमारी चाहत यहाँ क्या निकली कि साहब हमने ई निकाल लिया किसके रूप में? टाइम के रूप में। तो आई बराबर ई टी बाई आर, आई बराबर वी बाई आर होता है। तो यहाँ से देख, मैं लिखूंगा ई नोड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई रे। अरे क्या इसमें ये लिख सकता हूँ आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई? नहीं चमका यार। क्या आई का फंक्शन और ई का फंक्शन निकाले इन फॉर्म ऑफ टी। अब एसी की कहानी यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। आपसे बोला गया साहब ई और टी के बीच का ग्राफ बनाओ। क्या ग्राफ इस तरह से बनाऊंगा रे मैं? अरे कैसा फंक्शन है ये? ई टी और समय के बीच में है। ऐसे ही मैं करंट के लिए बना दूं बेटा जी। अरे किसके लिए बना रहा हूँ? आई के लिए। क्या आई का फंक्शन हमारा साइन का ही है? वो बना देते हैं। ये लो साहब, बोल क्लियर आया? क्या साइन का फंक्शन तो ऐसा ही आएगा। ये हमारा जो वैल्यू कहलाएगा, दिस इज ई नोड विच इज बी ए इंटू ओमेगा। और ये वैल्यू क्या कहलाएगा? क्या करंट के लिए पीक वैल्यू ई नोड बाई आर, यानी बी ए ओमेगा बाई छोटा सा आर। ये छोटा सा आर लिख दो, इसको रेजिस्टेंस को माना मैंने। तो क्या इतनी कहानी समझ आई रे? ये चीज़ जो हमने पढ़ी है सारी की सारी कैसी है? एसी है। अरे ये क्या चीज़ पढ़ा हमने एसी का बारे में? ये बात हमने बेटा ईएमएफ में अच्छे से पढ़ लिया था। ये ईएमएफ का हमारा एक न्यूमेरिकल था जिसमें अपन ने सॉल्यूशन किया था। बोल चमकी इतनी बात? यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है? अब सुन, अब काम की बात हम करेंगे, एसी में पहुंचते हैं बेटा। यानी एसी का मतलब एक तो बात ये समझ आ गया कि सब हमारे पास जो करंट आएगी या जो ईएमएफ आएगा वो कैसा आएगा? क्या वेरिएबल आना चाहिए रे? अरे कैसा आना चाहिए यार? सोच के बता, सोच के बता। क्या वेरिएबल आना चाहिए? उड़ गए तोते भाई साहब। हमने कहा कि हमारे पास ई जो आया
इज द फंक्शन ऑफ ई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेसिक सा फंक्शन ये आ गया। अगर करंट की बात कहूं तो करंट बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोल चमका कि नहीं चमका? क्या ये मैं समझ गई किसका क्या है? इतना समझ कि करंट भी हमारा साइन का फंक्शन आ सकता है। क्या ये वेरिएबल करंट्स है हमारी? तो ऐसी जो करंट होती है बेटा, हमारे पास जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डीसी, ये कौन सा है? डीसी। और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? अरे एसी सोर्स होता है। कौन सा सोर्स होता है यार? अरे एसी सोर्स। ओ हो, तो साहब ये हमारा एसी है। एसी की खासियत क्या है? क्या वैल्यू बदलती रहती है? ये कोई जरूरी नहीं। बट एसी का मतलब है कि जो हमारी एसी की खासियत होती है बेटा, वो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? डायरेक्शन का चेंज होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं, मैंने कहा कि साहब मेरे पास ये हमारा कैसा फंक्शन है? बोल एसी है कि डीसी है? अरे बता बता बता, क्या एसी आएगा? क्या प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन है? और सोच, अगर मैं लिख दूं ड्र 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 ड्र, ये कर दिया बेटा। बोल एसी है कि डीसी है रे? अरे एसी है कि डीसी? एसी डीसी एसी डीसी डीसी। अब डीसी कैसे हुआ रे? वेरी तो कर रहा है बेटा। क्या प्लस से माइनस जा रहा है? नहीं जा रहा। प्लस से माइनस नहीं जा रहा। इसका मतलब ये कैसा करंट है? ये डीसी है। और सुन ले बेटा, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है हमारा। ये लो, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये क्या है हमारा? क्या डीसी एसी है रे? अरे क्या है हमारा? एसी है। तो क्या एसी और डीसी में आ गया फर्क समझ में? ऐसे स्क्वायर भी करंट हो सकते थे, ऐसे भी हो सकता है बेटा। ये भी हमारा क्या है रे? एसी है। बोल चमका कि नहीं चमका रे? तो बेटा एसी और डीसी करंट का मतलब समझ में आ गया कि सब एसी करंट हमारा वो करंट होता है जिसके अंदर हमारे पास जो करंट होता है वो डायरेक्शन में बदलाव करता रहता है, यानी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? एसी करंट कहते हैं। और डीसी करंट के अंदर हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, जिसी के लिए हम कहते हैं इसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि साहब इसमें डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। डायरेक्शन में जो परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा कौन सा करंट? अरे कौन सा करंट कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं। अरे मेरी बात चमकी कि नहीं चमकी रे? आई क्या इतनी बात तो समझ में सब लोगों को? देखो बेटा, तो अब अपन आगे बात करते हैं खास बातें। इतनी बातें कर दी अपन ने, ठीक। अब अपन जो बात करें वो करंट के बारे में बात करते हैं। देखो आपने बड़ा करंट के बारे में काफ़ी सारी बातें पढ़ी। जैसे एक सिंपल सी मैं अगर करंट की बात कह दूं, सिंपल सी अगर करंट की मैं आपको बात कह दूं कि सब आई बराबर क्या, जैसे आई अपन बात करें इंस्टेंटेनियस की, क्या डी क्यू बाई डी टी हुआ करता था रे? अरे नहीं आया यार। अरे करंट बराबर क्या ये हुआ करता था? ये कांस्टेंट करंट कौन सी करंट कहलाती थी? क्या इंस्टेंटेनियस करंट कहलाया करती थी? उड़ गए तोते। हाँ, और क्या एवरेज जब भी निकालना होता था, क्या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हुआ करता था? क्या यही बात पढ़ी थी तूने? ये बात किसके लिए पढ़ी थी? क्या एवरेज करंट के लिए पढ़ी थी? ओहो आया। अब बेटा यहाँ पर जो खासियत बात है वो हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस यहीं की अपन चर्चाएं करते जाएंगे। आपसे बोला जाए कि सब टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा, अगर तुम टोटल चार्ज फ्लो की बात करोगे तो क्या लिखोगे? I इंटू डी टी। बेसिक सी तो बात यही आई तुम्हारे पास, I इंटू डी टी। ये क्या है हमारा? चार्ज फ्लो। अब मैं कह दूं कि एवरेज निकालने के लिए जो गणित के बच्चों को फंक्शन पढ़ाया जाता है, क्या निकालने के लिए बेटा? एवरेज निकालने के लिए। बेसिक सा किसी भी फंक्शन के लिए अगर एवरेज निकालना हो तो उसे लिखेंगे f ऑफ x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये हमारा जो फंक्शन होता है
ये चीज़ किसको बताता है रे? अरे क्या एवरेज को बताएगा? उड़ गए तोते राम लालो। एवरेज का तरीका है हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा अपन को? एवरेज वैल्यू अरे मिल जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो बेटा इसको एवरेज अगर निकालना हो तो आप लिख दोगे आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब क्या हो जाएगा? क्या इसको तू टी भी तो लिख सकता है? नेट टाइम कितना होगा? उड़ गए तोते, अरे नहीं आया यार। बोल समझ में आ गई ये बात? किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए गणित के बच्चों को ये चीज पढ़ाई जाती है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहां के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो करंट हमारा इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जहां के लिए अपन को पूछा गया उस चीज के लिए अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सोच के देख, जैसे बेटा ये तो इसकी बात कर ली मैंने, तेरे को बोला जाए जैसे आई एवरेज निकालना तो क्या लिखेगा? आई एवरेज लिखेगा आई इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या अगर ऐसे ही ई एवरेज लिखना चाहेगा? क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? अरे चमका ही नहीं यार तुमको तो। ऐसी बात सोच, तूने पावर के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था? अरे पावर के बारे में पढ़ा था। पावर में क्या लिखा करता था एवरेज के लिए? क्या लिखता था? वर्क डन टोटल अपॉन टोटल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चमका ही नहीं यार। अरे आया कि नहीं आई ये बात समझ में यार? मैंने कहा कि जब पावर एवरेज की अपन बातें करते थे बेटा तो वर्क डन टोटल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, और इसी को अपन इसी फॉर्म में लिख दे तो क्या लिखेंगे ढंग से देखना, पावर P इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दिस इज द एवरेज पावर। अरे नहीं आया? क्या एवरेज पावर निकालना आया रे तुमको कि सब एवरेज पावर हम कैसे कैसे सोल्व करेंगे? बोल चमका। आया, सब आया। अब ऐसे ही बेटा हम लोग हमारे सवालों में चर्चाएं करेंगे क्योंकि हमारे पास खासियत इस एवरेज की ही होती है। दो नाम आएंगे, एक तो एवरेज हमारा और दूसरा आरएमएस वैल्यू। दोनों की अपन खूब चर्चाएं करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे एसी के अंदर। ये मान के चल कि पूरा जो एसी है तुम्हारा वो इसी पे बेस्ड हमारा होता रहेगा। बोल चमकी कि नहीं चमकी रही बात? सब हमने यहाँ तक की चर्चा अपन ने कर ली। अब सुने, हमने क्या कहा? देखो ई के बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली। अब अपन बात करते हैं हमारे फंक्शन की। देखो आपसे क्या कहा बेटा? देखो एक चीज़ समझना, एक ढंग से समझना एक बार। देखो मैंने क्या कहा, मेरे पास ये कहानी आई कि सब आई अगर एवरेज निकालना हो तो लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और अगर मेरे को ई एवरेज निकालना हो तो मैं लिखूंगा ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछूं पहले मैं तुमसे। छोटा सा एग्जाम्पल क्या पूछा बेटा मैंने कहा कि मेरे पास करंट बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 है। आपसे बोला गया फाइंड द आई एवरेज। क्या पूछा गया? आई एवरेज इन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकंड में कितना एवरेज आएगा हमको ये पूछ लिया गया बेटा जी। तो बोलो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, उस पर चर्चा अपन करते हैं। तो खास बातें क्या है? अरे सिंपल सा कर सकता है। तू क्या करना तेरे को? अरे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 से 2 तक अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, या लिख दूँ टोटल टाइम कितना था? 2 सेकंड। सीधा लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब क्या? अरे 2 सेकंड लिख दिया। क्या दिस इज आई एवरेज रे? अरे उड़ गए तोते। क्या अगला काम तो तुम्हें करना आता ही है कि सब आगे अपन को कैसे सोल्व करना है? क्या तुम खुद से कर सकते हो रे ये बातें? तो बोलाया कि नहीं आया रे? चमका ये बात। हमने क्या करना था, क्या किया अपन ने? अब अपन बड़ा एक जैसे एक सवाल करें अपन, एक सवाल में अपन खास बात करें। जो सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, सवाल कब कराया था आपको? ईएमआई में। सोच के देख कि सब मेरे पास एक ऐसा कोई ग्राफ दिया गया मेरे को, ये हमारे पास करंट और टी के बीच में क्या दिया गया? मान ले यहाँ से लेके ये हमारा ग्राफ दिया गया इस तरह से। याद करो ये ग्राफ हमने ईएमआई में कब पढ़ा था?
ईएमआई में हमने तब पढ़ा था बेटा ये ग्राफ जब, अरे कब पढ़ा था, याद कर, एक आधा लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा था घूम के और वापस बाहर निकल रहा था। तो सोच के देख, ये 2 एम्पियर है हमारा, ये हमने कहा सब, ये भी 2 एम्पियर है हमारा, यहां पर भी 2 एम्पियर, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, अब बताओ ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। ठीक साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सबसे पहले बात ये पूछी, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है, सबसे पहली बात। अब सुन, एवरेज की बात करेंगे, वो हम किस बात में करेंगे बेटा, एवरेज को जो दिखाने का तरीका है हमारा, खास बात दिखाने का, जो एवरेज को शो कैसे करते हैं हम लोग मैथमेटिकली, वो करते हैं आई खोपचे से करते हैं। अब सोच कर देख, कभी भी आपको फुल साइकिल की बात कर ली जाए, किसकी रे, फुल साइकिल की, फुल साइकिल में क्या होगा, एसी के फुल साइकिल में हमेशा एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, 0, चाहे वो किसी भी चीज की हो हमारी, फुल साइकिल में क्या रहेगी, 0। फुल साइकिल बताओ इसके लिए टाइम पीरियड कितना, फुल साइकिल का मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर, बताओ एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना है रे, अरे चमका ही नहीं यार, क्या 2 सेकंड है, अरे नहीं आया, कितना है बेटा जी, क्या 2 सेकंड बाद ये अपने लूप को रिपीट कर रहा है, उड़ गए तोते, कितने सेकंड बाद रिपीट कर रहा है, 2 सेकंड बाद ये अपने लूप को रिपीट कर रहा है। तो अपन को चाहिए बेटा अब आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। अब सुन, फुल के लिए 0 कैसा, वो भी समझाता हूं फिर से मैं, तो सोच के देख, अरे तेरे पास क्या था, एवरेज निकालना, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई, तो ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, आई और टी ग्राफ का एरिया, दिस इज पॉजिटिव एरिया, दिस इज नेगेटिव एरिया, सो टोटल एरिया बिकम्स 0, आई फॉर फुल साइकिल 0। क्या अगर मैं कह दूं हाफ साइकिल, या कह दूं 1 सेकंड के लिए, क्या हाफ साइकिल फॉर द 1 सेकंड यार, अरे नहीं आया, अरे राम लालो। तो मैंने कहा साहब हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, आई डी टी कितना है हमारा, 2 × 1 2, ये आई डी टी एरिया निकाल ले यार, अब डर बैठ के को नहीं आया। आई डी टी आपको फॉर्मूला क्या था आपका, यही तो था, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सो हियर द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, वी कैन से हियर 0 to 1 सेकेंड द एरिया बिकम्स 2 × 1, क्या 2 अपॉन टाइम पीरियड कितना 1, क्या 2 एम्पियर आया रे, अरे क्या आई खोपचा फॉर हाफ साइकिल कितना आया, क्या 1 सेकेंड आया, नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया रे। अब सुन, एक नई बात और बेटा, इसमें एक चीज बताओ मेरे को, आई स्क्वायर खोपचा और चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, आई स्क्वायर खोपचा। आई स्क्वायर खोपचे का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही चाहिए मेरे को। सब आई स्क्वायर खोपचा, पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, पूरे साइकिल की। अब सुन यार, इसका आई स्क्वायर खोपचा निकालेगा, बोल कितना आएगा रे, मैं कह दूं कि इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर माइनस का भी 4 हो गया, तो 4/4 + 4 कितना हो गया, 8, क्या 8/2 आ गया, नहीं आया यार, क्या यही आया हमारा आई स्क्वायर खोपचा कितना आया, क्या 4 एम्पियर आ गया रे, बोल चमका कि नहीं चमका रे। सब ये बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा जी इसका, ये हमने ग्राफ की बातें कर रहे हैं, एक ग्राफ हमने ये बना दिया, सुन ले, ये लो ऐसे ग्राफ बनाया, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। मुझे बताओ सबसे पहले कि इसके, ये हमारा कोई भी करंट मान लो, ये हमारा 10 एम्पियर है और ये हमारा -10 एम्पियर है, ये प्लस का 10 एम्पियर है बेटा जी और नीचे वाला माइनस का 10 एम्पियर है। तो दोनों के लिए अपन को खास बात जो देखनी है वो क्या बात करनी है बेटा, हमको क्या निकालना, सबसे पहले आप फुल साइकिल की बात करो, बताओ आई खोपचा फॉर फुल साइकिल। अरे आई खोपचा, अरे किसके लिए बात कर रहे हैं, क्या 0 आएगा,
उड़ गए तोते। क्या मैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल की बात कर लूँ रे? अरे किसकी बात कर लूँ? हाफ साइकिल की। अरे हाफ तो यही है ना यार, क्या इतने का एरिया निकालना पड़ेगा? नहीं, चमका ही नहीं यार। क्या इतने का एरिया कितना आएगा बता? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है? क्या 5 आएगा? नहीं आया। क्या 5/1 5/1? क्यों? क्योंकि तो मेरे को तो ये लिखना है आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए। क्या आई डी टी सांप लगाने का मतलब क्या था रे? सांप का मतलब तो एक ही होता है बेटा, क्या क्या एरिया ही होता है यार। अरे क्या होता है? एरिया होता है। सांप का मतलब क्या होता है? एरिया। तो 5/1 क्या 5 एम्पियर आया? चमका ही नहीं यार। बोल आया कि नहीं आया? क्या ऐसे सवालों में तुम इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो बेटा जी? कोई कन्फ्यूजन इस बात में? बड़े आराम से आप ये निकाल सकते हो कि साहब कैसे हमको एवरेज निकालना है, कैसे अपन को आरएमएस निकालना होगा आगे, अपन वो भी अपन पढ़ेंगे। क्या बेसिक बातें समझ आ गई बेटा? ये हमारा ग्राफ से जब भी आपको सवाल दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करोगे, ये चर्चा मैंने करवा दी। आगे लिखो, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सर्किट। कोई भी एसी वाला जो करंट है उसके लिए आरएमएस और उसके लिए अपन बात करते हैं। तो सुने, हम बात करें, हमारे पास आई बराबर क्या था बेटा? आई नोड साइन ओमेगा टी। मैं सिर्फ अभी बेटा इतना ही लेके चल रहा हूं कि आई बराबर साइन ओमेगा टी की बात कर रहा हूँ। क्यों? इसकी बातें अपन करते हैं। देखो खास बातें क्या होती है, हमारे घरों में कौन सी सप्लाई आती है रे? क्या हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है? तुम जानते हो एसी सप्लाई आती है। जैसे अपन बात करें एसी सप्लाई के लिए, ये हमारे पास जैसे ही कोई करंट था, ये वाला ग्राफ बनाया इसका, क्या ये हमारा पाई ओमेगा होगा? क्या सॉरी, हाँ ये होगा 2 ओमेगा। ये हमारा क्या हुआ रे? टाइम पीरियड। ये टी और आई के बीच का ग्राफ है इस इक्वेशन का। और ये जो वैल्यू आया हमारा वो क्या आया बेटा? आई नोड। अरे इसे क्या लिखेंगे हम? आई नोड लिखेंगे। इतनी खासियत समझ आ गई। अब बेटा पहले बताओ, आई खोपचा फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए कितना होगा? 0। एक बात खोपड़ी में बिठा ले कि साइन का फंक्शन और कोस का फंक्शन है तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा, कंप्लीट साइकिल के लिए खोपचा क्या आएगा? अरे 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 0 आएगा। अब मुझे बात करनी है बेटा जनरल हमारे हाफ साइकिल की। तो मैं हाफ साइकिल के लिए अगर मैं बातें करूं तो यहीं कर लेता हूं। मुझे कहा गया कि आई खोपचा फॉर हाफ साइकिल, तो क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई डी टी से क्या लिखूंगा? आई नोड साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या T/2 लिखूंगा? 0 से लेके, अरे हाफ साइकिल का मतलब यहां तक निकालना है इस एरिया के लिए। इसके लिए लिखना है तो क्या पाई/ओमेगा लिख दूंगा मैं। क्या इसको भी चमका ही नहीं यार तुमको? इतनी खासियत समझ आई रे? अब सुन बेटा, इसका अगर तेरे को इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन आजकल क्या होता है? आई नोड को तो बाहर ले ले, क्या साइन का इंटीग्रेशन कोस होता है, वो भी माइनस का। अरे आई खोपचा फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल टू माइनस का आई नोड अपॉन ओमेगा। इस साइन का कर दिया तो माइनस कोस ओमेगा टी। कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 से लेके पाई/ओमेगा तक। ये लो, और नीचे क्या आया हमारा? पाई/ओमेगा। बोल चमक गई इतनी बातें? हाँ, पाई ओमेगा से ओमेगा कट गया बेटा। जब पाई/, ये लिखेगा तो कितना आएगा? सीधा सीधा सोल्व कर लेना, आंसर आएगा 2i नोड बाई पाई। दिस इज आई खोपचा फॉर हाफ साइकिल। बेटा आधे साइकिल के लिए हमारे पास जो खोपचा आएगा वो 2i नोड बाई। ऐसे अगर ईएमएफ की बात करते खोपचा की हाफ साइकिल की बेटा, तो क्या लिखेंगे? 2e नोड बाई
पाई, और ई नोड क्या हुआ करता है हमारा, पीक वैल्यू। और क्या हुआ करता है, दिस इज द पीक वैल्यू। ये पहली बात होगी हमारी। अब बात करते हैं बेटा फुल साइकिल में, अगर तेरे को समझ में आया तो दोबारा समझ ले। फुल साइकिल में पॉजिटिव या नेगेटिव तो नेट एरिया क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। चमकी ये बात, हाँ ये समझ आ गया। यानी आपको कभी भी फुल साइकिल के लिए साइन और कोस के फंक्शन का अगर एवरेज पूछा जाए तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब बात करते हैं आरएमएस के लिए। अरे किसकी बात करते हैं, आरएमएस के लिए बात करते हैं, इसी फंक्शन की। आरएमएस कैसे निकालते हैं पहले अपन चर्चा करते हैं बेटा। आरएमएस में हमारे पास खासियत होती है, यानी आई स्क्वायर खोपचा निकालना है। क्या निकालना तुमको, आई स्क्वायर खोपचा। यानी ये लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपोन, किसके लिए बात कर रहा हूँ, फुल साइकिल के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा 0 से 2 पाई बाई। बेटा अब अपन जो आरएमएस की या फिर मैं कह दूँ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, बताओ स्क्वायर करूँगा तो इस वाला और इस वाला तो जुड़ेगा, घटेगा नहीं, जुड़ेगा। तो सोल्व कर लेते हैं इसको बेटा। इसको सोल्व करें तो कैसे, ध्यान सुनना। साइन स्क्वायर की जगह तुम लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा तो लिख दूंगा आई नोड स्क्वायर, डी टी की जगह लिख दूंगा 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1/2, तो बाहर आ गया बेटा। और यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा टी का टी माइनस कोस का लिख दूंगा इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा। अब सुनना, अगर तुझे कभी भी बोला जाए कि साइन या कोस का फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। अरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या याद कर लेना, इसका जो पूरा सोल्व करके वैल्यू निकालेगा वो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। तो लिख दे बेटा 2 पाई बाई ओमेगा लिख दो। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया आई नोड स्क्वायर बाई 2। दिस इज आई स्क्वायर आरएमएस, सॉरी आई स्क्वायर एवरेज की बातें हमने निकाली यहाँ से कि साहब आई स्क्वायर एवरेज जो है वो क्या आएगा, हमने वो निकाल लिया। वो कितना वैल्यू आया बेटा, आई स्क्वायर एवरेज का वैल्यू आया हमारा आई नोड स्क्वायर बाई 2। यहाँ से एक चीज़ देख बेटा, आई स्क्वायर खोपचा इसका अंडर रूट लगा दूं तो इस नाम को कहते हैं आरएमएस वैल्यू। अरे क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू। इसका रूट लगा दो, क्या बन जाएगा, आई नोड बाई रूट 2। अरे क्या बन गया ये, आई नोड बाई रूट 2। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू। अरे क्या कहलाती है हमारी, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या चीज़ होती है उस पर अपन एक बार चल लेते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो देखो आरएमएस में अपन कहानी करते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी हमारा ये कोई बल्ब लगा, या हमारे घरों में कोई सप्लाई आया, ये सप्लाई आया, आपने देखा होगा आपके पास ये लिखा होता है जैसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है बेटा, यही लिखा हुआ होता है। और इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है E बराबर E नोड साइन ओमेगा टी, ये होता है। ये बात तो चमकी साहब। अब मैं ये कह दूं कि साहब ये बात सही है, और करंट का जो इक्वेशन होता है I बराबर I नोड साइन ओमेगा टी, ये बात आपने सबने पढ़ी आज तक। अब ये 220 का मतलब क्या है, ये 220 का मतलब ये क्या है, क्या 220 कांस्टेंट, भाई आपने कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा तो हमने जहाँ भी बल्ब या पावर के सवाल किए थे, क्या हर जगह हमने एक ही बात पढ़ी थी कि साहब ये 220 वोल्ट हमारा क्या हुआ करता था, वहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल हुआ। ये कौन सा पोटेंशियल, क्या आरएमएस या एवरेज, अरे कौन सा पोटेंशियल हुआ करता है, क्या आरएमएस या एवरेज पोटेंशियल हुआ करता है, बताओ तो। ये आरएमएस होता है या एवरेज पोटेंशियल होता है, तो बेटा याद रखना दिस पोटेंशियल इज आरएमएस वैल्यू।
ये कौन सा वैल्यू होता है बेटा जी? ये हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। आरएमएस वैल्यू होता है, हमने अभी देखा कि साहब हमारे पास जो पीक वैल्यू होता है, देखो इधर ग्राफ में बताया थोड़ा सा मैंने कहा कि साहब मेरे पास अगर जनरल कोई ग्राफ है इस तरह से हमारा कोई ग्राफ है, जैसे मान लो ये ग्राफ है हमारा, तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी ई नोड, दिस इज द पीक वैल्यू। ये क्या है हमारी, यानी इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू आया, दिस वैल्यू इज द पीक वैल्यू। तो क्या आप पीक वैल्यू लिया करते थे? नहीं। क्या लिया करते थे? क्या 220 वोल्ट लिया करते थे? भाई आप जब भी इससे एनर्जी निकालोगे तो क्या लिखोगे? क्या 220 वोल्ट लिखोगे? ये 220 कौन सा वोल्टेज हो, कौन सा वैल्यू होता है हमारा? आरएमएस वैल्यू होता है। ऐसे ही हमने कह दिया कि साहब जैसे ये हुआ ऐसे ई आरएमएस अगर लिखना चाहे तो ई नोड बाई √2। क्या ये चमकी रही इतनी बात हमको? हमें ये समझ आ गया कि सब हमारे पास जो वैल्यू आया, अरे जो वैल्यू आया वो कौन सा वैल्यू दिया हुआ होता है? क्या 220 वोल्ट दिया हुआ होता है? ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। ये फ्रीक्वेंसी किस बात को बताती है अपन को? ये फ्रीक्वेंसी ये बात बताती है कि जो आपने जो वैल्यू लिया, ये फ्रीक्वेंसी इस बात को बताती है कि जो आप करंट ले रहे हो या जो वोल्टेज ले रहे हो वो अपनी डायरेक्शन 50 बार बदलता है। 50 बार प्लस का होता है और 50 बार माइनस की डायरेक्शन में जाता है। चमका ही नहीं यार। इसका मतलब, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये 50 बार तो पॉजिटिव होता है साइकिल और 50 बार नेगेटिव होता है, या मैं कह दूँ 50 बार बंद होना और 50 बार चालू होना। बोल चमका ये बात रे। जैसे मैंने कह दिया कि साहब 100 कोई फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि 100 बार तो वो पॉजिटिव है और 100 बार कैसे हैं वो नेगेटिव है। चमक गई ये बात। अब इसकी जो कहानी बताऊं मैं, मुझे इसकी कहानी अगर बतानी है तो बेटा हमने कहा 220 वोल्ट इज इक्वल टू, ये होता है √ऑफ ई नोड स्क्वायर बाई 2, या मैं कह दूं ई नोड बाई √2। अगर ई नोड निकालना है तो 220 इंटू √2। क्या 311 वोल्ट आया? 311 वोल्ट आया लगभग। ये अरे कितना आया? 311 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने जो वैल्यू लिया, ये कौन सा वैल्यू लिया? पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। क्या हमने आरएमएस वैल्यू से सोल्व की थी सारी बातें? बट हमारे पास क्यों हुआ क्या, हमने क्या किया कि जब हमारे पास वैल्यूज बदलती रहती है, वैल्यू बदलती रहती, तो ऐसी कौन सी वैल्यू ले ताकि पूरे में हम कांस्टेंट मान सके? ये वो वैल्यू थी जिसमें हमने कांस्टेंट मान के सोल्व किया कि साहब इसी वैल्यू को हम कांस्टेंट मान ले तो वही वैल्यू पूरे सर्किट में मानी जा सके। दिस इज द आरएमएस वैल्यू। लेकिन हकीकत में क्या होता है? क्या बदलने वाली वैल्यू होता है? अरे चमका ही नहीं यार। क्या हकीकत में बदलने वाली वैल्यू होता है? नहीं आया। तो बदलने वाली वैल्यू होता है, उसकी जगह हमने क्या ले लिया? अब सोच कितना वोल्टेज आ गया? ये 311 वोल्ट का हमका ये पीक वैल्यू हुआ। अब सोच यहां से बता, एसी खतरनाक है या डीसी खतरनाक है? आपसे बोले 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी, कौन खतरनाक है? बता 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 जल्दी से। क्या यार 220 वोल्ट एसी ज़्यादा खतरनाक है? क्यों? 220 वोल्ट एसी कितने का झटका देती है? 311 का। क्या एक समय ऐसा आएगा कि वो 311 का झटका देगी? नहीं चमका यार। क्या ऐसी बात आपको समझ आ गई कि सब 220 वोल्ट जो एसी होगी वो 311 का झटका देगी, तो ये हमारी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब एक बात अपन थोड़ी सी पावर की या एनर्जी की चर्चा करते, थोड़ी सी हल्की सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको ज़्यादा फील आए। देखो बेटा कैसे, हमने कहा कि सब हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, इसमें करंट बहा आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी। ये करंट बहा आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी। तो सोच के बता, क्या इसमें अगर तू एनर्जी लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू, बोल यही लिखेगा। चमका रहे ये बात सब यही लिखेगा, आई स्क्वायर इंटू आर डी टी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं ये कह दूं, तू ये बता, क्या आई स्क्वायर आर डी टी का खोपचा अपॉन
टी टी टी, ये क्या लिख दिया मैंने, टी, ये क्या लिख दिया, टी इज इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए रे, क्या ये लिख दूं, आई स्क्वायर आर एम एस, आया ही नहीं यार। अरे आई आर एम एस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर एम एस का मतलब है रूट करो, मीन ले लो और स्क्वायर कर दो, रूट करो या इधर से लो, स्क्वायर करो, मीन ले लो और रूट कर दो, ये क्या कहलाता है हमारा, आई आर एम एस। अब यहां से इस वाले टर्म का वैल्यू यहां पुट कर दो, आर को बाहर ले लो यहां से, यहां अगर पुट कर दोगे तो देख तेरे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, तेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी। अरे चमका ही नहीं यार, क्या यही बनेगा रे तेरे पास, आया क्या ये बात, क्या कहाँ से आई रही है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी। और आई स्क्वायर आर एम एस को तू क्या लिख सकता है, क्या आई नोड बाई रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता है, चमका ही नहीं यार। ये कहानी घूम घूम के वहीं पे आ रही है हमारी। हमने क्या कहा कि सब हमारे पास जो एनर्जी होती है बेसिकली ये होती है, इस एनर्जी में आर कांस्टेंट था, आई वेरिएबल था, तो हमने क्या कहा कि हम इसको इस तरह से मान सकते हैं, किस तरह से कि सब एनर्जी जो होगा हमारा वो आरएमएस करंट को ले लेंगे। आरएमएस का मतलब कौन सी करंट होगी, एक ऐसी करंट जिसको अपन कांस्टेंट मान के चल लेते हैं। अरे क्या मान के चल लेते हैं बेटा जी, हकीकत में वेरिएबल होता है लेकिन आरएमएस की जगह हम क्या मान सकते हैं, आई नोड बाई। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि साहब हम एक ऐसी करंट मान लेते हैं जो हमारी क्या मानी जाती है बेटा, कांस्टेंट, कि साहब ये बहा दो या ये बहा दो, दोनों से रिजल्ट क्या बनने वाला। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये देखा कि सब ये रेजिस्टेंस आर है, अगर इसमें वेरिएबल करंट को आप बहाओगे तो उससे निकालना आसान है या कांस्टेंट से निकालना आसान है, कांस्टेंट से। अरे किससे निकालना आसान है बेटा जी, क्या कांस्टेंट से निकालना आसान है, तो कांस्टेंट से निकालना आसान है तो हम इसके अंदर कांस्टेंट मान के बहा देंगे और बाकी को हम क्या मान लेंगे, इस आरएमएस की जगह क्या मान लेंगे रे, आई नोट बाई रूट 2। यानी आप कह सकते हो जो एनर्जी है आपका वो आ सकता है आई नोड स्क्वायर आर टी बाई 2, ये भी आ सकता है, या कह दूं आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी, या कह सकता हूं क्या वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर इंटू टी। क्या दिस इज द एनर्जी। अरे नहीं चमका यार, अरे एनर्जी का मतलब समझ आया कि सब एनर्जी आप किस किस रूप में लिख सकते हो। क्या इतनी कहानी सबको समझ आ गई रे, बोल आया कि नहीं आया। तो बेटा हम सर्किट के अंदर ऐसी करंट बहा सकते हैं कि साहब वो हमारे लिए इक्विवेलेंट कैसा सर्किट, जैसे मैं कह दूं कि इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं, मान लो ये 2 ओम है, मैंने एक एसी लगा दिया, ये डीसी लगा दा 220 वोल्ट का, कितने का लगा दिया बेटा, 220 वोल्ट का डीसी लगा दिया, सोच के देख। और मैं ऐसे ही सर्किट को ऐसा बना दूं, देखो ये एसी है हमारा, इसमें कितने वोल्ट का लगा दे, 311 वोल्ट का। ये कौन है रे, एसी। ये कौन है हमारा, एसी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस। क्या ये हीट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, हीट के लिए और एनर्जी के लिए कैसा है ये, इक्विवेलेंट। यानी जितनी एनर्जी इसमें जनरेट होगी हीट उतनी ही इसमें होगी, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द, क्या दिस इज पीक वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है, पीक वैल्यू। तो इस पीक वैल्यू की जगह कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, आरएमएस लेना पड़ेगा। क्या आरएमएस 220 के बराबर ही होगा। उड़ गए भाई साहब तोते, आ दोगे तो प्राण निकल गए यहीं पे, आया ही नहीं यार तुमको, बोल क्लियरिटी आई रही इस बात के लिए। और बेटा पावर अगर तुमको लिखनी हो तो इससे तुम पावर भी तो लिख सकते हो ना यार, पावर बराबर वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, या आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ये दोनों कहानी आप इसके लिए लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो बेटा जी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो चमका इतनी बात आगे। अब अपन बात करते हैं बेटा जी, हमें बात करनी है हमारे सर्किट की, सर्किट थ्योरी में चलते हैं। ये हमने एवरेज की कुछ चर्चाएं की है, एवरेज की, आरएमएस की, ये बातें हमने बेसिक सी की है। अब सुने, अब अपन बात करते हैं किसकी,
हमारे सर्किट थ्योरी में चलते हैं। सर्किट थ्योरी से पहले एक बेसिक सी बात और बता देता हूँ। एक बात बताओ मेरे को, आपने गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बारे में नाम सुना होगा ना, गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बारे में। क्या खासियत होती थी उनकी कि साहब एक हमारा करंट को मेजर करता था और एक हमारा पोटेंशियल को। तू सोच के देख, अगर तू यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा दिया तूने, और तूने यहाँ ये हमारा वोल्टमीटर लगा दिया, और यहाँ तूने एमीटर लगा दिया, ये आपने सप्लाई लगा दी। सोच के देख, अगर तू इसमें से एसी बहाएगा, एसी का मतलब क्या होगा? क्या करंट बदलने वाली या बदलने वाला होगा? एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। हम किससे बनाया करते थे? ये गैल्वेनोमीटर से। जब आप गैल्वेनोमीटर से अगर बनाओगे तो सोच के देखना बेटा कि आपने करंट बहाया तो हुआ क्या? एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। चलो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। वो जो आपका नीडल होगा बीच वाला गैल्वेनोमीटर का, वो ऐसे ऐसे चलो पागल हो गया, ऐसे 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 आने से पहले बोलो इधर चल, इधर आने से पहले इधर चल, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बदलती है यार करंट की। और गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन बदलता है तो क्या वो नीडल इधर से इधर जाएगा? साला होगा मैं तो नहीं जाऊँगा कहीं भी, वो बीच में खड़ा रह गया। यानी कभी भी रीडिंग नॉर्मल, अगर गैल्वेनोमीटर से आपने एमीटर बनाया एसी मेजरमेंट के लिए तो वो कभी भी काम। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? इसके लिए बेटा हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर काम करना पड़ेगा। हॉट वायर का मतलब समझना बेटा कि मान ले ये कोई हमारा वायर था, इसमें से एसी बही, अरे चाहे इधर बहे चाहे इधर बहे, क्या हीट तो जनरेट होगी रे? आया ही नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक नीडल होता है, उस नीडल पे ऐसे हमारे कांटे होते हैं। तो बेटा जैसे ही ये वायर में हीट जनरेट होगी, क्या एक्सपेंड होगा? एक्सपेंड होगा तो क्या ये नीडल में कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर, चाहे करंट इधर बहे चाहे करंट इधर बहे। क्या दोनों के लिए हम ये कह सकते हैं कि साहब हमेशा हमारा रीडिंग देगा ये? बिल्कुल, दोनों शर्तों में हमेशा हमारा रीडिंग ये देता रहता है। इसी की कहानी हमने कंप्लीट कर ली। बोल चमकी इतनी बातें बेटा? हाँ, अब आ जाओ और आगे बढ़ते बेटा, और सुने क्या कहानी होती है। अब बात करते हैं हमारे सर्किट थ्योरी की। सर्किट थ्योरी में क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या अपन को पढ़ना है, उसमें आ जाओ। हम अलग अलग सर्किट पढ़ेंगे, सारे सर्किट पढ़ेंगे इसके अंदर, और किस किस तरह से पढ़ते जाते हैं उस पर आ जाओ बेटा। सर्किट थ्योरी का मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। ये तीनों के तीनों सर्किट अपन पढ़ेंगे। पहले अकेले अकेले पढ़ेंगे, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और फिर तीनों को साथ भी पढ़ेंगे। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ, अब सुनो, सबसे पहला सर्किट है हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। कौन से सर्किट की बात करें बेटा? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की बात करें कि साहब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया गया हो? सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया गया हो, तब हमारे पास क्या कहानी होती है उस पे चल लेते हैं। हमने कहा कि साहब हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा जी, और सर्किट के अंदर हमारे पास ये कोई सप्लाई दे दिया। हो सकता, आप सुने, आपको इसमें खासियत क्या होगी? मेरी तो खासियत एक ही बात है बेटा कि जो खास बात है इसके अंदर, आपको करंट अगर गिवन है तो पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, और अगर पोटेंशियल गिवन है तो करंट निकालना आना चाहिए। तो सोच के देख, यहाँ से मैंने क्या कहा कि जब ये हमारे पास कोई भी है E बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो बताओ इसमें से रेजिस्टेंस ये आर लगाया, हमारा रेजिस्टेंस क्या लगाया? आर। सोच के बता, अगर तेरे को ये गिवन है, क्या तेरे को सर्किट में करंट निकालना आता है? करंट बराबर क्या लिखेगा? क्या करंट बराबर ई बाई आर लिखना चाहिए रे? अरे चमका ही नहीं यार। अरे ये क्या फंक्शन दे दिया तेरे को? क्या ईएमएफ का फंक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ टी? किसके रूप में दे दिया? टी के रूप में दे दिया। आई बराबर ई टी बाई आर। क्या इसको ये लिख सकता है? ई नोड बाई आर साइन ओमेगा टी, और यहाँ से आई बराबर लिख दिया आई नोड साइन ओमेगा टी। यहाँ से कह दिया कि आई नोड बराबर क्या है रे? ई नोड बाई आर। बोल चमकी इतनी बात बेटा? ये हमारी कहानी आ गई साहब, आई नोड बराबर ई नोड बाई आर। यहाँ से एक चीज़ समझ के देख, क्या जो यहाँ तू अगर फाई और लिख देता साथ में तो कोई दिक्कत होती क्या? अरे लिख देता, क्या दिक्कत है? दोनों में आ जाता यार। अब बता, क्या दोनों का सेम फेज है?
भाई जो एंगल है दोनों का वो सेम टू सेम है क्या? अगर दोनों का एंगल सेम है तो क्या तू सीधा सीधा कह सकता है कि करंट एंड द पोटेंशियल आर इन। अगर मैं कह दूँ कि साहब ये करंट है और ये पोटेंशियल है तो क्या सेम फेज में है रे? अरे कैसे हैं दोनों के दोनों? क्या सेम फेज में, दोनों के फेज में कोई डिफरेंस? फेज डिफरेंस कितना है हमारा? 0। अरे नहीं चमका यार। अरे फेज डिफरेंस कितना है हमारा? 0 कह सकता है यहाँ से। अब सोच, यहाँ से तेरे को आई नोड लिखा तूने, कितना लिखा? ई नोड बाई आर। बोल लिखा कि नहीं लिखा? और आई टी बराबर क्या लिखा तूने? ई टी बाई आर। लेकिन ये हमेशा सत्य हो ऐसी कोई गारंटी? ये रेजिस्टेंस के लिए सत्य हैं। ये जो बातें हैं वो किसके लिए सत्य बेटा जी? प्योर रेजिस्टेंस के लिए सत्य हैं। अब मैं एक बात कहूँ, जैसे मान लो अभी मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, मैं कह दूं भाई साहब आई आर एम एस बताओ, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? क्या आई नोड बाई √2 लिखोगे? क्या ई आर एम एस बताओ तो क्या लिखोगे? क्या ई नोड बाई √2? देख चमकना चाहिए बेटा। क्या ई नोड बाई √2 लिखोगे? क्या आई खोपचा लिखोगे फॉर हाफ साइकिल के लिए तो कितना लिखोगे? 2 आई नोड पाई लिखोगे? क्या ऐसे ही वी खोपचा फॉर हाफ साइकिल के लिए लिखोगे तो कितना लिखोगे? 2 वी नोड या ई नोड बाई पाई। अरे चमका ही नहीं यार, उड़ गए तोते आधो के, तो ऐसे ही प्राण निकल गए। दूसरे नंबर का सर्किट आ जाओ बेटा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। अब ध्यान से सुनना, कभी भी बिना रेजिस्टेंस के हमारे पास सर्किट पॉसिबल नहीं है। प्योर कैपेसिटर कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसको रियल सर्किट में काउंट नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस होता, रियल में क्या होता बेटा? आरसी सर्किट। मैं पहले बताया हूँ, कैपेसिटर जब पढ़ाया तभी बताया था। रियल में क्या होता है? आरसी सर्किट। हकीकत में अकेला प्योर कैपेसिटर कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। अब लिख लेते हैं बेटा, मान ले ये हमारा कैपेसिटर था सी का, हमने इसके अंदर कोई यहाँ से सोर्स दे दिया। सोर्स क्या दे दिया? E बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी। मैं बार बार फाई नहीं लिखूंगा। तो बताओ बेटा, ये बोला क्या इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा वो निकाल सकते हो? Q बराबर सी वी। Q बराबर, अरे नहीं आया, सी वी को क्या लिख दूँ रे? ई नोड साइन ओमेगा टी। और दिस टर्म इज बिकम्स Q नोड को बोल दिया C इंटू ई नोड। C इंटू ई नोड हमारा क्या हो गया? Q नोड हो गया। अब तेरे को क्या निकालने बेटा? करंट। तेरा एक चीज़ दी हुई है ना, तेरे को दूसरा निकालना करंट। तो करंट को क्या लिखता जाएगा? बोल करंट बराबर लिखेगा क्या? dq बाई dt रे। अरे चमका ही नहीं यार, बोल के बता। इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा, साइन का तो कोस हो जाएगा, तो लिख दूंगा सी ओमेगा इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू कोस ओमेगा टी। अरे नहीं चमका यार करंट। अब सुन बड़ा, कोस और साइन में से आगे कौन रहता है? ये मैथमेटिकल फंक्शन है। कोस और साइन में से आगे कौन रहता है रे? क्या कोस आगे रहता है? कितना आगे रहता है? 90 डिग्री। तो आई बराबर लिख दूंगा सी ओमेगा एप्सिलॉन नोड इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। चमका ही नहीं यार। आगे कौन रहता है? तो बेटा कैपेसिटर में कौन आगे रहता है? पोटेंशियल आगे रहता है कि कैपेसिटर आगे रहता है? सॉरी, करंट आगे रहता है। तो बेटा करंट आगे रहता है कितने से? पाई बाई 2 से। अब सुन, यहाँ पर एक बात और दिखाई दी तेरे को। यहाँ से एक चीज़ सुनना कि इस टर्म को हम क्या कहेंगे? आई बराबर आई नोड। तो आई नोड बराबर देख ऐसा एप्सिलॉन नोड, अरे ई बाई आर होता है ना, वी बाई आर, इसको नाम दे दिया एक्स सी। तो कंपैरिजन करके निकालेगा तो यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर एक्स सी आएगा? अरे डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ दो टर्म्स आएंगे, कुछ भी बात नहीं है। क्या ये एक तरह का रेजिस्टेंस दिखा रहे? करंट, अरे वोल्ट बाई ओम। तो एक्स सी का रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा? तो बेटा ये हमारा क्या बना? और क्या हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस ही बना? ये नहीं चमका यार। क्या हमने कह दिया कि साहब यहाँ पर जो नया टर्म आया आपके पास वो क्या आया? क्या एक्स सी आया?
नहीं चमका। अरे क्या आया, एक्स सी आया, और एक्स सी को हमने कह दिया एक्स सी बराबर क्या 1/ओमेगा सी रे। क्या दिस इज द एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, इसको नाम दिया गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, अरे डरने की कोई बात नहीं है, नाम है यार। अरे है तो रेजिस्टेंस ही ना यार, है क्या चीज़ बेटा, क्या रेजिस्टेंस है हमारा, हमने क्या नाम कह दिया। क्या साहब इसकी बात समझ आई क्या। अब सुन, तुझे कहा गया आई बराबर क्या लिखा था तूने, आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और v बराबर या e बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी। ये चमका कि नहीं चमका रे, इतनी बात समझ आ गई बेटा जी। अब मैं कह दूं कि यार तूने रेजिस्टेंस में लिखा था, रेजिस्टेंस में क्या लिखा था कि I बराबर ET/R, ऐसा लिखा था ना, ऐसा लिखा था। बट क्या यहाँ ऐसा लिख सकता है क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता है। अगर तेरे को IT चाहिए तो क्या ET/XC लिख सकता है, ये गलत बात है। ये देखो दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ अलग है। ये किस में लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस में, बट कैपेसिटर में कभी भी E/R नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आई अपन को, क्या दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है रे। उड़ गए तोते भाई साहब। π/2 होने का मतलब क्या है कि सब मेरे पास अगर V नोड या V इधर की तरफ है, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास V इधर की तरफ है तो करंट किधर रहा होगा, आगे, कितना आगे रहा होगा, 90 डिग्री। ये हमारा क्या रहा, I, क्या दिस एंगल इज 90 डिग्री रे। अरे चमका ही नहीं यार। क्या V और I के बीच में हमारा फेज डिफरेंस कितने का है, 90 का। आगे कौन रहा बेटा, करंट। अगर पीछे होता तो पीछे होता मान लो करंट, तो मैं कहाँ बनाता करंट को, नीचे। या फिर इसी के लिए बात कर दूं, आपसे बोला जाए सब ये हमारा V है, बताओ करंट किधर आया होगा, क्योंकि करंट आगे है यार, ये करंट आगे है। कितना आगे हुआ रे करंट हमारा, क्या 90 डिग्री आगे हो गया। उड़ गए भाई साहब तोते, तुम्हारे तो प्राण निकल गए। क्या मैं एक सवाल कर लिख सकता हूँ, देखो बेटा, हमने कहा साहब ये हमारे पास एक कहानी ख़त्म हो गई। अगर इसके लिए एक न्यूमेरिकल करना चाहें तो वो सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। देख कैसे सोल्व करते, क्या सवाल है हमारा, तू कौन कहाँ से आई है, ये हुस्न कहाँ से लाई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, क्या खुदा से मिलकर आई। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक कैपेसिटर दे दिया मैंने ये, और मैंने कह दिया E बराबर 20 की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, 10 साइन 50t। मान लो मैंने लिख दिया। तुम्हें कहा गया कि साहब ये हमारे पास इनपुट दिया गया आपने, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है। सबसे पहला काम है XC निकालना। XC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा सी। अरे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा सी। ओमेगा कितना है बेटा जी बता, क्या ओमेगा 50 है रे। अरे चमका ही नहीं यार, ओमेगा ये, अरे ठीक है आराम ला लो। क्या साइन ओमेगा टी, टी ओमेगा 50 इंटू, क्या हमारे सी का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। क्या 10 की घात -6 हो गया, क्या 2 तो ये हो गया हमारा 10 की घात 2 गया तो 4 बचा, 4 ओ मरियो आया। और करंट निकालना हो, अरे आई नोड निकालना हो तो क्या वी नोड बाई आर अरे वी बाई आर, आर इज द रेजिस्टेंस हियर, द रेजिस्टेंस विच, कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्या इंडक्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है हमारा। तो बोल कितना लिखो रे, वी नोड कितना 10/R 10 की पावर, क्या यह आंसर आया 10 की पावर 3 एम्पियर रे। चमका ही नहीं यार, बोल आया कि नहीं आया। तो सब हमने ये करंट निकाल लिया, अब सोच, तेरे को बोल दे इक्वेशन निकालो करंट की, तो करंट की इक्वेशन क्या लिखेगा, I बराबर आई नोड कितना 10 की पावर -t साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है
50t। अब सोच करंट आगे की पीछे। अरे क्या तेरे को v का इक्वेशन पता है रे? अरे v का इक्वेशन कितना है? 50t। नहीं चमका यार। अरे v का इक्वेशन कितना है? क्या 50t है? तो तेरे को करंट का इक्वेशन निकालना ही तेरा धर्म है। तो क्या करंट आगे होती है 90 डिग्री से? अरे नहीं आया भाई साहब, उड़ गए तोते। क्या 50t प्लस π/2 होना चाहिए? ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया। अब सुन आपसे क्या कहा गया? बता दे आई खोपचा फॉर हाफ साइकिल। बोल कितना लिखेगा? बोल क्या बता, बोल के बता। क्या हाफ साइकिल के लिए अगर खोपचा लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? बड़ा समझ जा, सुनना। मैं कहूँगा कि सब इसके लिए लिखना चाहोगे तो 2i नोड बाई कितना था? ये 4 था ना। करंट का वैल्यू -3 था। 2i नोड बाई पाई एम्पियर। क्या ऐसे ही v खोपचा फॉर हाफ साइकिल लिख सकता है बेटा? कितना लिखेगा? 10 × 2/पाई। ये भी चमका रहे। तेरे को पूछा जाए आई RMS बताओ। RMS हमेशा बेटा फुल साइकिल के लिए पूछेगा। RMS बताओ कितना लिखेगा बेटा? आई नोड कितना है? 10⁻³ अगर ऐसे ही बोलूँ कि साहब v RMS बताओ तो कितना लिखेगा? क्या 10 है? क्या 10 ये रहा v नोड बाई √2। सब ये सारी बातें हमने सोल्व कर ली, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। एक सवाल कराया मैंने, ई गिवन था तो बाकी चीज़ें निकालना। अगला जो सवाल कराता हूँ उसके अंदर आपको करंट गिवन है, उससे आपको सारी बातें निकालनी हैं। आपसे कहा गया कि सब C बराबर जो है वो मान लो 10 माइक्रोफेरड है। मान लो 10 माइक्रोफेरड है और आपको जो करंट गिवन है वो गिवन है I बराबर 10 साइन 50t प्लस 60 डिग्री। अब सुन, ये सवाल है हमारा, आपको क्या निकालना है? अब वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहली कहानी XC निकालना। अरे क्या निकालना तेरे को बेटा? तेरा चाहत है सबसे पहला XC निकालना। XC निकालने के लिए क्या लिखेगा? 1/ωc। 1/ωc। ओहो, 1/ω कितना है? 50। C कितना बेटा? 5 माइक्रोफेरड। बोल चमका रहे इतना। तो ये 25 हो गया, 5 हो गया तो 10 की पावर 5 1/5 25 तो 0.4। देख क्या इतना ओम आया रे? ये किसका वैल्यू आ गया? हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब बता ई नोड निकालना। ई नोड बराबर क्या लिखेगा? आई नोड इंटू XC। IR अरे V बराबर आई नोड कितना है? कि आई नोड हमारा यहाँ से है 10 गुणा 0.4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। नहीं चमका यार। बोल आया कि नहीं आया रे? क्या इक्वेशन लिखना आना चाहिए तेरे को? E बराबर ई नोड लिख देगा 4 गुणा 10 की पावर 5 इंटू साइन 50t प्लस 60। क्या ये फेज तो करंट का था? ये फेज किसका था? ये टोटल फेज किसका है? करंट का। क्या पोटेंशियल पीछे रहता है? कितने पीछे रहता है? 90। दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे जो भी फेज था उससे पीछे कर दो। उससे क्या कर दो? पीछे। कितना पीछे कर दिया बेटा? 90 पीछे कर दिया, काम खत्म हो गया हमारा। बोल चमका कि नहीं चमका रहे? तो सब यहाँ तक हमने ये चर्चा कर ली कि सब इसके अंदर कैसे कैसे हम कहानियाँ निकालते हैं। सारा इसमें IRMS, ये RMS, वो फलाना ढिनका सब निकाल लो। जो चाहे वो निकालना हो वो निकाल ले यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल समझ आ गई रे कहानी? इतनी कहानी की कोई दिक्कत है? अगला लिखो 3 नंबर। बेटा आपको ये V से I और I से V निकालना ही सिखाना मेरा मकसद है। मेरा मकसद क्या है? V से I निकालो और I से V निकालो। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो सारा काम खत्म हो गया। इतना ही हमारा पूरा चैप्टर होगा फिर ये। अब सुनो, अगला है 3 नंबर सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। बेटा प्योर तो कुछ होता ही नहीं है, प्योर तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो सकता है। इंडक्टर में भी क्या लगा होता है? हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। इंडक्टर में भी क्या लगा हुआ होता है? रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। ये हमने कैसा, ये हमारा इंडक्टर लगा दिया, ये आपने कोई भी सोर्स लगा दिया, जो भी है हमारा। करंट बहा दो। मैंने कहा सब करंट बहाई, I बराबर I नोड साइन ओमेगा t। ये हमारा L है। बताओ
इस इंडक्टर के लिए अगर मैं V लिखना चाहूँ, अगर मैं V लिखना चाहूँ तो ET बराबर जो E बराबर लिखूँगा क्या L di/dt, अरे चमका ही नहीं यार, L di/dt, L तो ऐसा का ऐसा, di/dt इसका डिफरेंस करो, I नोड साइन का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, क्या ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ से लिख दे ET बराबर L इंटू ओमेगा इंटू आई नोड कोस ओमेगा टी, कोस को लिख रहा हूँ साइन में, बेटा कोस आगे होता है, कितने से आगे होता है बेटा π/2 से, अरे कौन आगे रहता है कोस आगे होता है, अरे कितने से आगे होता है क्या π/2 से आगे होता है। यहाँ से इस चीज़ को डिफाइन करके देख, क्या दिस इज ई नोड, राम लालो मैंने कह दिया ई नोड बराबर XL इंटू आई नोड, और XL का वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन किया जाए तो किसके बराबर आएगा रे ओमेगा L के। दिस टर्म इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अरे V बराबर आई आर, V बराबर आई इंटू आर, क्या ओम नहीं चमका यार, अरे किसके बराबर आया क्या ओम ही आया हमारा, ये बात तो चमकी यार। इसके लिए फेजर बना दे। अब फेजर कैसे बनाएगा, पहली बात तो ये है कि सब जैसे मान लो मैंने ये बनाया करंट इधर आई, बता V किधर रहा होगा, V आगे कि पीछे, देख ढंग से देख, क्या V π/2 से आगे है, क्या ये बनना चाहिए V का ग्राफ हमारा, क्या इसके अंदर कौन आगे है V आगे है। मैं कह दूं अगर V इधर होता तो करंट किधर होती रे बेटा, क्या इधर होनी चाहिए थी, क्या दिस इज द 90, क्या ये आगे है हमारा, ये कैसा है, ये हमारा फेजर डायग्राम कहलाता है। कोई कन्फ्यूजन है क्या इस बात में। तो बेटा हमने इस बारे में बात कर ली कि साहब आई वी ये हमारा ग्राफ हो गया। इसमें आगे कौन, इससे एक मेथड है याद करने का, आईपीएल का मतलब इंडक्टर में कौन लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अगर ये याद रह जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। इंडक्टर में कौन लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है। तो सब ये हमारा आईपीएल से तुम याद कर सकते हो। अब सुनो इसके न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं बेटा। एक छोटा सा हमें कहा गया, जैसे एल बराबर लिख दिया 4 हेनरी और ईएमएफ लिख दिया हमने ई बराबर 10 साइन 50t प्लस 60 डिग्री। आपको पहले इतना ही निकालना है कि सब आप इसके अंदर किस तरह से सोल्व करके आई निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या निकालना बेटा, एक्सएल निकालोगे तभी तो सारे काम आगे बढ़ेंगे यार। एक्सएल निकालना है, बोल एक्सएल कैसे निकालूँ रे, क्या ओमेगा इंटू एल होना चाहिए। ओमेगा कितना है, क्या 50 है रे, अरे एल कितना है, क्या 4 हेनरी, चमका ही नहीं यार, अरे 4 हेनरी है। तो सुन अगर ये आया कितना 5 दून 5 चौक 200 ओम आया रे, कितना आया, क्या एक्सएल का वैल्यू आ गया। क्या करंट निकाल सकता है आई नोड क्या लिखेगा, क्या ई नोड बाई एक्सएल, चमका ही नहीं यार। अरे वी बाई आर होता है ना करंट यार, तो वही तो निकाल रहा हूँ मैं, ई बाई आर। ई कितना तो देख, ई कितना हमारा क्या 10 है ई नोड, अरे ई नोड कितना है, अरे ई बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 200। आया कि नहीं आया रे, 0.05 एम्पियर। अब क्या करना, इक्वेशन निकालना, क्या आई बराबर आई नोड कितना लिख दूंगा बेटा 0.05 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बताओ क्या ये जो करंट लिखा वो आगे होती है कि पीछे होती है, बता मेरे को। ये जो करंट है वो आगे होती है या पीछे होती है, क्या करंट पीछे होती है इंडक्टर में, अरे चमका ही नहीं यार। अरे करंट कैसे होती है, ओहो हो, क्या करंट का वैल्यू पीछे होता है, समझा यार। करंट पीछे कितना पीछे होता है बेटा 90 डिग्री। तो आंसर तेरे पास आएगा 0.05 साइन 50t माइनस 30 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द आई। अरे किसके लिए आ गया, ये आई आ गया तुम्हारा। अब बताओ क्या आई आरएमएस, आई एवरेज, क्या कुछ भी कर सकते हो यार। सोचने वाली कोई बात है क्या इसमें कहीं भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या बड़े आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो
अगले सर्किट की बात करते हैं हम लोग, कौन सा हमारा LR सर्किट। कौन से सर्किट की बात करते हैं बेटा जी? LR सर्किट की अपन बात करते हैं। हमने 3 सर्किट पढ़े, बेसिक तीनों सर्किट पढ़ लिए। अगर ये तीनों तुम लोगों को आते हैं तो आगे सर्किट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। बात करते हैं कौन से सर्किट की? LR सर्किट, RL सर्किट। अरे कौन सा सर्किट? RL सर्किट। तो हेडिंग डाल लो, RL सर्किट लिखो, RL सर्किट। देखो RL सर्किट में क्या बेटा, मैंने कहा था आपको पहले भी, अकेला रेजिस्टेंस, अकेला हमारा कैपेसिटिव सर्किट नहीं हो सकता, अकेला हमारा इंडक्टिव सर्किट नहीं हो सकता। खासियत बात है, अकेला हमारा LC भी नहीं हो सकता बेटा, अकेला LC भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि सब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दिया और हमने एक इंडक्टर लगा दिया और इसको किसी सोर्स से जोड़ दिया बेटा। ये हमारा सोर्स था, चमका ये बात। हमने कह दिया ये रेजिस्टेंस है R और ये हमारा L हेनरी। अरे क्या है? L हेनरी। बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? अरे इसका रेजिस्टेंस का मतलब क्या? इसका रेजिस्टेंस का मतलब XL। अब नहीं चमका यार, अबे घोंचू हो गया यार बिल्कुल। अरे रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं, वो तो R होता है। इसका रेजिस्टेंस मतलब XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मतलब इंडक्टिव। भाई साहब जहाँ भी मैं इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलूँ वहाँ पर ये समझना अभी फ़िलहाल, हाँ आएगा अभी रेजिस्टेंस भी उसके बारे में, तब बातें अपन अलग अलग करते जाएंगे। तो यहाँ से सोच के देख, मैंने कहा कि सब इसके ऊपर कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो कितना हुआ? अरे VR। अरे कितना हुआ? और इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ? VL। इसमें हमने कोई करंट बहा दिया, I बराबर I नोड साइन ओमेगा t। इतनी बात समझ आ गई। करना क्या है बेटा जी आपको कि सब इस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया, नेट पोटेंशियल तूने क्या दिया, सारी बातें तेरे को लिखते जानी है बेटा। सब चीज़ें अगर तेरे को लिखना आ गई तो यही तेरी खासियत है। अब देख सुनना, मैं लिखना हूँ सबसे पहले VR। VR बराबर क्या लिखा था याद करना? V नोड R। V नोड R। देख V नोड R को क्या लिखूंगा? I नोड इंटू R साइन ओमेगा t। चमका ही नहीं यार, क्या यही होना चाहिए? क्या दोनों की सेम फेज होती है? इसके लिए तो नहीं आया। क्या भाई पोटेंशियल एट द रेजिस्टेंस इज द इन सेम फेज? इसमें कोई सोचने वाली बात। अब मैं कह दूँ VL लिखो, VL अगर लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा बेटा? I नोड इंटू XL। IR इसके लिए IR इंटू साइन ओमेगा t। बताओ क्या करंट दिया? क्या बहने वाली करंट इसमें पीछे होती है? क्या पोटेंशियल आगे होता? अरे चमका ही नहीं यार। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, नहीं आया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 90 क्यों लिखा बेटा मैंने इसलिए लिखा कि इंडक्टर पे जो भी करंट बह रही है, करंट तो ये बह रही है ना, जो भी इंडक्टर पे करंट बह रही है वो करंट हमारे पीछे होती है वोल्टेज से। कितना पीछे होती है यार? क्या π/2 पीछे रहती है? अरे नहीं चमका यार, बोल समझ आ गई बात। अब मैं कह दूं कि सब आपको अगर V निकालना है, नेट वाला ये निकालना है, तो क्या लिखोगे? VR प्लस VL लिखोगे और इनका क्या करोगे? वेक्टर सम करोगे यार। अरे क्या करना पड़ेगा तुमको? इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ I नोड इंटू R साइन ओमेगा t प्लस I नोड इंटू XL इंटू साइन ओमेगा t प्लस π/2। क्या दिस इज V नेट रे? अरे क्या आएगा? V नेट। अब सोच, SHM में तूने पढ़ा, SHM में क्या पढ़ा? 2 तरीके, इन दोनों का वेक्टर सम में। अगर ये हमारा SHM है और सेम फ्रीक्वेंसी का SHM ये है, याद कर 2 SHM जो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, दोनों को ऐड किया जाए तो क्या दोनों ही से मिलने वाला भी SHM ही हुआ करता था? तो इसको कैसे सोल्व करते थे बेटा? या तो हम इसको पूरा तरीका वेक्टर वाला तरीका, या मैं कह दूं सीधा हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, फेजर से भी। सुन कैसे, वेक्टर में कर ले। मैंने कहा ये क्या है हमारा बेटा?
आई नोड आर, इसको क्या मान लिया मैंने, आई नोड आर, ये वाला वैल्यू, ये वी आर के लिए आ गया। और एक्स नोड एल, सॉरी आई नोड इंटू एक्स एल, ये किधर की तरफ रहा होगा बेटा, क्या आगे रहा होगा, ये कितना रे, आई नोड इंटू एक्स एल, अरे क्या आगे रहा होगा, कितना आगे, क्या 90 रहा होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा होगा, बताओ ये रिजल्टेंट कितना लिखूंगा बेटा, क्या ये रिजल्टेंट ये लिख दूंगा आई नोड इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उड़ गए तोते। क्या इसको मैं एक टर्म ले दिया नाम बेटा आई नोड इंटू जेड, तो ये जेड क्या मिला तुझे, जेड मिला एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, सर्किट का इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, अरे इम्पीडेंस बोलते हैं ऑफ द सर्किट का। कहने का मतलब एक तरह का वेक्टर सम आ गया किसी रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ से अगर tan अल्फा लिखना चाहे तो बेटा क्या लिखेगा, क्या आई नोड इंटू एक्सएल अपन आई नोड इंटू आर, आई नोड से आई नोड, क्या अल्फा बराबर tan इनवर्स एक्स एल बाई आर है, चमका तूने। तो बेटा अब तेरे को नेट वीटी लिखना है तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या लिखेगा, आई नोड इंटू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन क्या ओमेगा टी, करंट क्या था ये, अरे भाई इधर आई नोड इंटू आर है, क्या इधर ही तो हमारा करंट है, अरे करंट का फेज किधर है, ये करंट का फेज हमारा कितना है ओमेगा टी, क्या इधर ही है, क्या इससे अल्फा आगे है हमारा रिजल्टेंट, ये जो था ये कौन है, दिस इज द वीटी, क्या ये वीटी हमारा अल्फा आगे है तो ओमेगा टी प्लस क्या लिख दूंगा, क्या यही हमारा नेट चीज आ गया। अरे तुम्हें आया ही नहीं, उड़ गए तोते भाई साहब। क्या इसको तू ऐसा भी लिख सकता है वीटी बराबर आई नोड इंटू जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, कौन आगे है यहाँ पर, अरे कौन आगे है, पोटेंशियल आगे, कितना आगे है अल्फा से, पोटेंशियल आगे। साहब हमने इतनी कहानी पढ़ी, सारी चर्चा अपन ने कर ली, ये एक तरह का हमारा फेजर हो गया। वेक्टर सम ही फेजर होता है, कोई नई चीज़ नहीं होता यार। वेक्टर सम को हम क्या कहते हैं यार, फेजर कहते हैं। बोल इतनी बात समझ आई कि नहीं आई रे, अरे कर सकता है इतनी बातों में, ढंग से देख ले बेटा। ये हमारे पास करंट है, इधर क्या है हमारा वी टी है, ये आई टी ये वी टी है, क्या ये हमारा अल्फा हुआ, तो क्या हमारा अल्फा एंगल से आगे है रे, अरे कौन आगे है बेटा, क्या यहाँ पर हमने देखा कि सब हमारे पास जो आगे है क्या पोटेंशियल आगे हुआ रे, चमका ही नहीं यार। अगर फाई होता तो क्या फाई भी जोड़ देता तू, अरे फाई होता तो फाई भी जोड़ देता। अब एक इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, इनके जो न्यूमेरिकल अब बड़े ही आसान होते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक इक्वेशंस निकालनी आती है, v से e निकालना आता है या e से v निकालना आता है, तो बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो, बड़े आराम से। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैंने कहा सब ये हमारे पास एक इंडक्टर ले लिया और एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमारा सोर्स है, ये कह दिया 3 ओम, ये कह दिया 4 ओम, और इसके लिए जो कह दिया वो कह दिया E बराबर 20 साइन 50t या 100t प्लस 30 डिग्री। बस इतनी सी बात, यहाँ तक कि मैंने आपको बातें कह दी कि साहब ये बातें हमारी चलती जाएगी। आपको सारी बातें निकालनी है, आई नोड निकालना है, RMS निकालना है, जेड निकालना है, सारी सब कुछ निकालना है यार। अरे क्या निकालना है, सब कुछ ही निकालना है। अब तो सुन, तो सब कुछ कैसे निकाले हम लोग, सब कुछ कैसे निकालना है उस पर चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले जेड बता, इसका सबसे पहले जेड बताना तेरे को। अरे मैंने ये क्या दे दिया तेरे को, XL। सोच के देख, अगर XL नहीं गिवन होता, सोच के देख, अगर XL नहीं गिवन होता तो क्या पता रहता तेरे को, ओमेगा तो यहाँ से पता रहता, तुम्हें आया ही नहीं यार। क्या ओमेगा तो पूरी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स होता है बेटा, तो ये तो हमेशा पूरे सर्किट में सेम रहता। L यहाँ गिवन होता तेरे को, जैसे भी जो भी दिया हुआ होता वो तुम्हें दे देता यहाँ से, तो ओमेगा L
निकाल कर क्या निकाल लेता। यहाँ मैंने क्या दे दिया तेरे को, सीधा सीधा एक्सएल दे दिया, तो z बराबर क्या लिख दूंगा, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 ओम आ गया। एक कहानी खत्म हो गई। आई नोड बता, आई नोड, अरे आई नोड बराबर वी नोड बाई जेड, चमका ही नहीं यार। अरे वी नोड बाई जेड आ गया साहब। तो वी नोड कितना है तुम्हारा 20, जेड कितना है 5, क्या 4 एम्पियर आ गया आई नोड का वैल्यू, चमक गया साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन लिख इसका, ये तो जानता है तू, इसकी इक्वेशन लिख पहले वी आर की। तुझे लिखना है वी आर, क्या लिखेगा बेटा, वी नोड आर, वी नोड आर कितना रे, इस पे कितना ड्रॉप होगा आई नोड आर, अरे आई नोड इंटू आर, क्या 12 आई नोड इंटू आर, क्या 12 इंटू साइन, अरे वी बराबर आई आर, आई नोड इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब सोच के देख, क्या जो ईएमएफ का होगा यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्या वो ये आएगा। सही लिखा मैंने, गलत लिखा बेटा। मैं तो कह रहा हूं इससे पहले तुम ये निकाल लो, करंट निकाल लो, करंट क्या आएगी, नेट करंट निकाल लो। अल्फा बताओ बेटा, अल्फा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, याद करो क्या एक्स एल बाई आर लिखा था, एक्सएल बाई आर लिखा था, क्या एक्सएल हमारा 4 है, 4/3, tan इनवर्स 4/3 होता है 53 डिग्री। ये किसका वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू। अब आई का इक्वेशन लिख दो तुम, अगर तूने आई लिख दिया, आई बराबर आई नोड, आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस 30। भाई जो फेज है वो तो ऐसा कैसा लिख दिया करंट के अंदर, जो पोटेंशियल था उसका फेज तो ऐसा का ऐसा। अब बताओ क्या करंट आगे होती है या पोटेंशियल आगे होता है, अभी सोल्व करके बताया था बेटा, करंट आगे होती है या पोटेंशियल, पोटेंशियल आगे होता है। कितना आगे होता है, क्या 53 डिग्री आगे होगा। ये किसका वैल्यू आ गया, अरे क्या करंट की इक्वेशन आ गई, तुम्हें चमका ही नहीं यार, क्या करंट का इक्वेशन तूने निकाल लिया। अब सोच, अब तुझे निकालना है वी आर, देख कैसे निकाल रहा हूँ, वी आर बराबर आई नोड कितना है, आई नोड हमारा 4 इंटू 3, आई नोड इंटू आर साइन, क्या करंट का जो फेज होगा, सोच इसमें करंट बह रही है आई, क्या जो करंट का फेज होगा वही रेजिस्टेंस का फेज होता है यार। अरे नहीं चमका यार, क्या रेजिस्टेंस और करंट तो हमारा सेम फेज में होता है, तो लिख दे बेटा 100t प्लस 30 प्लस 53, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चमक गई ये बात। अब बात करते हैं इसकी बातें, वी एल की बातें, उसमें क्या लिखेंगे, आई नोड कितना हमारा 4, एक्सएल कितना 4, आई आर साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53। बताओ क्या वी एल हमारा आगे होता है, कितना आगे होता है, अरे इस करंट से क्या वी एल आगे होता है, कितना आगे होता है, करंट से वी एल 90 डिग्री आगे होता है, तो 90 ऐड कर दो, चमका ही नहीं यार। क्या तुम लिख सकता है आई आर एम एस लिख सकता है सर्किट में, क्या वी आर एम एस लिख सकते हो सर्किट में, क्या आई खोपचा लिख सकते हो हाफ साइकिल के लिए, क्या वी खोपचा लिख सकते हो हाफ साइकिल के लिए, देख दो क्या क्या, क्या तुम वी नोड आर खोपचा लिख सकते हो हाफ, वी नोड आर मतलब रेजिस्टेंस के लिए, क्या तुम वी नोड एल लिख सकते हो फॉर हाफ साइकिल के लिए, देखते जाओ, क्या तुम वी आर एम एस लिख सकते हो फॉर आर के लिए रेजिस्टेंस के लिए, क्या तुम वी आर एम एस लिख सकते हो किसके लिए बेटा जी, इंडक्टर के लिए। क्या सारी बातें इसमें शामिल हो गई रे, क्या तुम इतनी बातें समझ सकते हो कि साहब क्या क्या सॉल्यूशन आया, अरे निकालना आया कि नहीं आया, रे चमका ही नहीं यार तुम लोगों को। बोल ऐसे 1000 सवाल कर लो, कोई कन्फ्यूजन रहेगा क्या बेटा, हर सर्किट के आगे मैं ऐसे ऐसे आपको सवाल कराते जाऊंगा। तो ये हमने सवाल पढ़ लिया कौन सा वाला, आर एल सर्किट, अरे कौन सा सर्किट पढ़ लिया बेटा जी, हमने आर एल सर्किट के बारे में चर्चा कर ली कि सब खास बात हमारी क्या है, वो चर्चा अपन ने आर एल की यहाँ पर ख़त्म कर दिया। बोल चमका रहे ये बात। तो बेटा हमने आर एल सर्किट पढ़ लिया, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आर सी सर्किट। कौन सा पढ़ते हैं बेटा, आर सी सर्किट। आर किसी सर्किट की बात करते हैं,
आरसी सर्किट में क्या कहानियाँ होती है, क्या क्या बातें होती है, उसके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। यानी हमने कहा कि साहब रेजिस्टेंस और कौन लगा होता है, कैपेसिटर। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटर है, इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, एक ये लगा दिया बेटा, ये हमारा आर है, सी कैपेसिटेंस है। बोल चमक गई इतनी बात तो बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलो इस सर्किट को अपन आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा मज़े से पढ़ाई करें, मज़े से आप आगे बढ़ते जाएं, अपने सवालों को डाउट पूछते जाएं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8619449970। तो आप उनसे मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी चैप्टर की DPP या कोई भी डाउट पूछना हो थ्रू आउट द व्हाट्सअप पूछ सकते हो। धन्यवाद।